गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। बने रहिए, यहाँ पर आपको डेली वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्रत्यास्थता फिजिक्स सेकेंड का हम आपको लेसन पढ़ा रहे थे, उसमें आपको 2 पार्ट हम आपको क्लियर करा चुके हैं। आज हम चलते हैं पार्ट 3 की, ठीक है। तो पार्ट 3 में हमने बताया था जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे पॉइसन अनुपात। पॉइसन जहर वाला नहीं बेटा, ये वैज्ञानिक थे, या पोआसो, इसे एनसीईआरटी बुक में कहते हैं पोआसो अनुपात। अगर कोई एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा है तो उसको अजीब लगेगा कि ये पॉइसन अनुपात है नहीं, तो उस बुक में इसको कहते हैं पोआसो अनुपात, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है पॉइसन अनुपात या पोआसो अनुपात। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोई तार बना लीजिए, समझाते हैं। ये आपका तार हो गया, इस पर कोई बल लगा दिया तो ये एम द्रव्यमान लटका दिया तो ये नीचे लटक गया। अब मान लो पहले तार की लंबाई कितनी थी, स्मॉल है। अब कोई बल लटकाने से इस तार के में जो वृद्धि हो गई वो कितनी हो गई, डेल्टा एल हो गई, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा एल को क्या कहते हैं, तार की लंबाई में परिवर्तन, तार की लंबाई में परिवर्तन। और इसको क्या कहते हैं, तार की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया तार की लंबाई और ये होगी तार की लंबाई में परिवर्तन। और ये देखो आपका जो व्यास होता है इसे कहते हैं व्यास को डी। अगर इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, डी यानी व्यास। और आपको ये पता है जब हम कोई तार खींचते हैं तो लंबाई तो उसकी बढ़ जाती, लेकिन जो उसका व्यास होता है वो कुछ कम हो जाता है। भाई तार खींच दिया, अब तार पतला नहीं हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा कोई हम धातु मिला नहीं रहे, कोई मेटल मिला नहीं रहे। तार पहले मोटा था, अब खींचते चले जा रहे हैं, पतला हो जाएगा। तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डेल्टा डी मान लो। तो ये डेल्टा डी क्या कहलाएगा, व्यास में परिवर्तन। क्यों भाई नहीं कहलाएगा, डेल्टा डी कहलाएगा व्यास में परिवर्तन, और डी कहलाएगा व्यास। यहाँ एल तार की लंबाई, डेल्टा एल तार की लंबाई में परिवर्तन। तो पॉइसो अनुपात या पॉइसन अनुपात होता क्या है, तो पहले आप इसे एक छोटे से फॉर्मूले समझ लो। पॉइसन अनुपात, ठीक है, इसे ग्रीक अक्षर सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सिग्मा कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से, इसको ग्रीक अक्षर कहते हैं। तो ग्रीक अक्षर सिग्मा द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है पार्श्वी विकृति, पार्श्वी विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। पार्श्वी विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब बेटा पार्श्वी विकृति क्या होती है ना, अनुदैर्ध्य विकृति। तो तार पर कोई विरूपक बल लगाया आपने, विरूपक बल क्या होता है, जो वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, और व्यास उसका घट जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, पार्श्वी विकृति। व्यास में परिवर्तन को पार्श्वी विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति यानी लंबाई में परिवर्तन, ठीक। तो अब देखो यहां ध्यान दो एक चीज कि लंबाई तार की बढ़ रही है, तो तार की इसकी डेल्टा एल बटे एल क्या होगा आपका, भिन्नात्मक परिवर्तन। वो भी किस में होगा, भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में। और डेल्टा डी बटे डी क्या होगा, व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन, व्यास में भिन्नात्मक परिवर्तन। लेकिन ये होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं और ये घट रहे हैं। तो पार्श्वी विकृति की जगह आप क्या रखोगे, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डेल्टा डी इंटू एल बटे एल डेल्टा एल इंटू डी। क्लियर हुआ इतना। इससे हम लोग कह सकते हैं सिग्मा के बराबर, सिग्मा, ठीक है। अब जो इसका मान होता है वास्तव में, अगर इसका मान सैद्धांतिक मान देखें हम लोग तो क्या होता है,
सैद्धांतिक मान इसका होता है -1 से 0.5 के बीच तक, -1 से 0.5 सैद्धांतिक मान। और अगर इसका ठोस पदार्थों में मान देखा जाए पॉइसन अनुपात का, ठोस पदार्थों में पॉइसन अनुपात का मान जो होता है वो क्या होता है, ठोस पदार्थों में इसका मान 0.25 से लेके 0.35 तक होता है। ठीक है, ज्यादातर ये जो मान निकाले जाते हैं ये प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं, इसका कोई तरीका नहीं है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था आपका पॉइसन अनुपात। आपको याद रखना है बस, पार्श्व विकृति और अंधेरे विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। और इसका मात्रक देखो बेटा, यहाँ भी विकृति यहाँ भी विकृति, तो बिना मात्रक का है यानी ये मात्रकहीन होता है। और जब इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, पॉइसन अनुपात या पॉइसो अनुपात। देखो बेटा, अब है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक क्या होता है, वही कोई भी गुणांक कह दें, चाहे वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो या दृढ़ता गुणांक। दो वर्ड आपको याद रखने को हमने बताया था, कौन कौन सा, एक तो लघु विकृतियों के लिए, पहला वर्ड लघु विकृतियों के लिए, दूसरा वर्ड बताया था प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। तो क्या कहोगे डेफिनेशन बनाने को, लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। अब दृढ़ता गुणांक तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर में हमें प्रतिबल कौन सा मिला था, हाँ अपरूपण प्रतिबल। कौन सा, अपरूपण प्रतिबल। और विकृति कौन सी मिली थी बेटा, अपरूपण विकृति। तो प्रत्यास्थता की लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसे भी ग्रीक अक्षर ईटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है एक वर्ड नया, ईटा बोलते हैं इसको। ये है कहाँ का, ग्रीक अक्षर, ये भी होता है। बात समझ लो, शायद अभी आप लोगों को कक्षा 10 तक नहीं मिला होगा, अब मिला है। तो लघु विकृतियों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ईटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रही है बात, तो इतनी बात हो गई। अब ध्यान दो, अगर मान लो हम मान लें कि ये कोई एक फर्श है हमारा, ये आप कोई तल है, इस पर हमने कोई बेलनाकार वस्तु रख दी आपकी। अब बेलनाकार जो वस्तु है आपकी वो इस तरह से रखी हुई है, इस पे बल लगाया ऐसे ऊपर से, नीचे का सिरा जो है इसका स्थिर मान लिया और ऊपर हमने इस पे बल लगा दिया, तो वस्तु कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब ऊपर ऊपर बल लगा है, नीचे का सिरा क्या है, स्थिर हो गया, वो अपनी जगह स्थिर है। ऊपर से बल लगाए चले जा रहे हैं, लगा दिया तो ये इधर को झुक गया। अब ये होना यहाँ चाहिए था, तो ये कोण बनाने लगा थीटा। मान लो ये जो विस्थापन हो गया ये h हो गया, सॉरी इसको x कह दो, और इसकी इससे दूरी h कह दो। ठीक है, ये क्या है, दृढ़ता गुणांक निकालने के लिए कि दृढ़ता गुणांक का एक सिरा स्थिर कर दिया हमने, तो कह दो लघु विकृति। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल, अच्छा यहाँ एक वर्ड आया था अपरूपण प्रतिबल, ये भी समझ लो पहले ये क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल। तो कह सकते हो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल। तो कोई एक बल स्पर्श कर रहा है, एक तरफ बल लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये थीटा है तो टेन थीटा लगा दें तो क्या होगा, लंब बटे आधार x/h। अब चूंकि यहाँ जो थीटा है वो बहुत छोटा है, जब बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा को हम लोग किसके अप्रोक्स मान लेंगे, लगभग सिमिलर मान लेंगे कि थीटा के है। ठीक, टेन थीटा को क्या कह देंगे, थीटा कह देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ध्यान दो, फॉर्मूला ईटा इक्वल टू क्या बनेगा, अपरूपण प्रतिबल F/A, अपरूपण विकृति x/h, तो ये हो जाएगी FH/XA।
ईटा इज इक्वल टू एफ एच अपॉन एक्स ए। तो हमने ये बताई दिया आप लोगों की यहाँ पे अपरूपण विकृति क्या है, किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर दूसरे पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं। एक पृष्ठ को स्थिर रखकर दूसरे पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो क्या होता है, दूसरे पृष्ठ से उसके विस्थापन और स्थिर पृष्ठ से उसकी दूरी के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। क्या है, अपरूपण विकृति। कॉपी पेन निकाल के रखे हो कि नहीं रखे हो, लिख लो जल्दी से। फिर से बोल रहे हैं, सुनिए। किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर, किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर दूसरे पृष्ठ पर जब स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो उसके दूसरे पृष्ठ से उसके विस्थापन यानी x और स्थिर पृष्ठ से उसकी दूरी h के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं, x अपॉन h। अब देखो बेटा, tan थीटा बराबर क्या निकला, x अपॉन h, तो x अपॉन h। ये अगर h हम इधर की बजाय इधर लिख दें क्योंकि यही वैल्यू इधर जाती है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू इसकी जगह थीटा और a, तो f अपॉन a थीटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। नोट कर लो, ठीक है। अब है बेटा आपका डेरिवेशन, इसको कहते हैं डेरिवेशन, ठीक है। किसी तार को, जिससे फॉर्मूला कोई ना कोई निकलता है, खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक, किसी तार को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक, या इसे हम लोग कहते हैं किसी तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, प्रत्यास्थता आप जानते ही हो कि किसी वस्तु पर अगर हम कोई विरूपक बल लगा दें तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, और विरूपक बल अगर हटा लिया जाए तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है, ठीक है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। अब मान लो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ गई, तो क्या है स्थितिज ऊर्जा में कि मान लो अगर कोई निकाय है, जैसे ये तार है, अब इस पे हमने कोई बल लगाया और नीचे खींचा। अब बल लगाया तो जो हम बल लगा रहे हैं वो जो ऊर्जा इसमें बल लगाने से क्या होता है कि इसके विरुद्ध हमें, तार के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है। तो जो हमने ऊर्जा लगाई वो इसमें क्या हुई, संचित तो हो गई, ठीक है। निकाय में क्या होती है, जो हमारी व्यय ऊर्जा है, भाई हम बहुत देर तक कोई काम करते रहे, हमें थकावट होती है, क्यों, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है वो दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाती है। आपने पढ़ा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब इस वस्तु पे हम बहुत देर तक बल लगाते रहे तो हमारी ऊर्जा निकल के इसमें चली गई, यानी मेरी व्यय ऊर्जा इस पदार्थ की ऊर्जा में या निकाय की ऊर्जा में संचित हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब जो आप कह सकते हो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो किसी तार को खींचने में हमारी व्यय ऊर्जा जो निकाय में संचित हो जाती है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। फिर बेटा इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए। तो मान लीजिए एक एल लंबाई का तार है, इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल मान लो, बहुत देर से स्मॉल एल डेल्टा एल मान रहे हो, और यहाँ इसको हमने बल लगा के खींचा तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई, वो हो गई स्मॉल एल, इस पे द्रव्यमान लटका है एम, ठीक है। इतनी बात सुनिए। इसका क्षेत्रफल ए है, तो आपको पता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जवान है, जवान नहीं, यंग एक वैज्ञानिक थे, y बराबर एफ एल अपॉन ए एल होता है। तो यहां से अगर हम f निकालें तो कितना हो जाएगा भाई, बाई ए एल अपॉन एल। आपको निकालना क्या है, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है F, विस्थापन कितना है स्मॉल एल,
तो एफ की वैल्यू क्या है, वाई ए एल अपॉन एल। ठीक है, अब देखो बाई मैं डेरिवेशन तो बेटा इसको ऐसे न करके ऐसे कर लो, थोड़ा सा ध्यान देना है। होता यही है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब बल कितना है हमारा एफ, विस्थापन कितना है स्मॉल एल, लेकिन इसे ऐसे लिख दो डी एल करके, क्योंकि अल्प विस्थापन मानेंगे। देखो एल होता है विस्थापन जैसे, अब हम लिख दें डेल्टा एल तो थोड़ा कम विस्थापन, और डी एल लिख दें तो बिल्कुल अल्प विस्थापन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसकी मतलब ये होती है। अब देखो कक्षा 10 में कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, अब आपको 11th में सीखना पड़ेगा क्या, अवकलन समाकलन। तो जैसे मान लो हम आपको कह दें x की पावर n dx, सबसे पहले इस सिंबल को कहते हैं समाकलन, इस सिंबल को बोलते हैं समाकलन। और इस सिंबल का मतलब होता है, समाकलन का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों को बहुत दूर तक जोड़ना। ऐसे एक्स एन, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिए कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसका फॉर्मूला होता है। तो जब हम यहाँ पे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन यूज करेंगे तो डी एल एफ की वैल्यू कितनी है, वाई ए एल अपॉन एल इंटू डी एल। अब देखो बेटा, जो यहाँ पे जैसे x है डी एक्स, तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ आ गया तो वो अचर हो गया। तो ये एल डी एल एक बरादरी के, इन्हें अंदर ले लो, बाकी ये बाहर लिख दो, वाई ए अपॉन एल और एल डी एल। अब देखो लंबाई का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, बहुत ज्यादा, 0 से लेके एल तक, क्योंकि एल बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एल की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और एल की पावर 1 है, तो ये क्या बन गया, एल की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 से एल। ठीक है, अब ध्यान दें, वाई ए अपॉन एल, ये हो गया एल स्क्वायर बाई 2, 0 से एल। इसको बोलते हैं, जो 0 से एल तक हमने लिख दिया, इसको कहते हैं लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट। ये सब आपको कक्षा 12 में समझ में आ जाएगा, बहुत भली भांति। अभी थोड़ा आपको टफ लगेगा, देखने में डाउट होगा। अब देखिए, 2 बाहर ले लो और वाई है, यहाँ पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, यानी जो ऊपर लिखा हो वो इधर पे, जो नीचे लिखा हो वो। जैसे हम मान लो लिख दें एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 से 2, तो पहले रखेंगे 2 और फिर रखेंगे 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब देखो ये बचा 1/2 वाई इंटू ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला भी आपका होता है किसका, तार को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी जगह की जरूरत है। अब हम अगर लिख दें, जैसे एक फॉर्मूला तो ये निकल आया, अब कैपिटल एल से अपने मन से लिख दें गुणा व भाग करने पर। ठीक है, कैपिटल एल से गुणा व भाग करने पर, तो W बराबर बन जाएगा 1/2 वाई इंटू एल इंटू ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू एल। तो 1/2 वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू, देखो एक स्मॉल एल कैपिटल एल चला गया, एक स्मॉल एल बचा है, अभी यहाँ 2 थे तो स्मॉल एल बचा, कैपिटल एल बचा एक, 2 बार ये हो गए, 2 बार ये हो गए, इंटू ए एल, इतना बच गया आपके पास। अब वाई ए अपॉन एल या वाई एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, ये प्रतिबल। इसको क्या कहोगे, प्रतिबल। इसको बोलते हैं विकृति, इसको बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। प्रतिबल, विकृति, आयतन। और अगर हम कह दें
कि इसमें क्या है कि आयतन बराबर हमारा 1 हो एकांक आयतन के लिए। इसके लिए एकांक आयतन के लिए, तो एकांक आयतन के लिए मतलब क्या हुआ, आयतन जो था वो हमारा 1 हो गया, तो 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, ये क्या हो गया W। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ये भी होता है तार को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक। ज्यादातर सवालों में ये यूज होता है, जब प्रतिबल विकृति के रूप में दें तो इसको यूज करेंगे। और यहाँ से आज आपकी थ्योरी पूरी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि कुमार मित्तल की किताब से रहेंगे। अगर आपके पास कुमार मित्तल किताब है तो आपको आसानी रहेगी, नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ, आप उनको नोट करते जाइए। अच्छा ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को पहुँचे जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, गुड नाइट।